हिंदू गोत्र प्रणाली। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो लगता है कि कोई पुरानी परंपरा है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक प्राचीन साइंटिफिक ब्लूप्रिंट हो, एक ऐसा सिस्टम जिसे शायद जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवांशिक बीमारियों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। चलिए आज इसी अनोखे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कल्चरल प्रैक्टिस है या फिर हमारे पूर्वजों के गहरे वैज्ञानिक ज्ञान का सबूत? आइए इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम गोत्र सिस्टम को एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट के तौर पर समझेंगे। फिर गोत्र और जाति के बीच का फर्क साफ करेंगे। इसके बाद हम साइंस में गहरा उतरेंगे और वाई क्रोमोसोम के सिग्नेचर को डिकोड करेंगे। और हाँ, आखिर में यह भी देखेंगे कि कोई अपने वंश का पता कैसे लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर गोत्र सिस्टम को बस एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सामाजिक ढांचा मान लिया जाता है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा हो, एक बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक मकसद। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि इस सिस्टम को खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवांशिक बीमारियां नज़दीकी रिश्तेदारों में शादी करने से होती हैं उन्हें रोका जा सके। और पता है, यही एक चीज़ इसे दुनिया के बाकी वन सिस्टम से बिल्कुल अलग बना देती है। चलिए एक तुलना करते हैं। अगर हम इसे दूसरी सभ्यताओं से कंपेयर करें, जैसे रोमन एम्पायर का जैन सिस्टम था, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। जहां रोमन लोग जेनेटिक प्योरिटी के लिए आपस में शादी को बढ़ावा देते थे, वहीं गोत्र सिस्टम ने ठीक इसका उल्टा किया। उसने ग्रुप के अंदर शादी पर रोक लगा दी ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। अच्छा, इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए दो शब्दों का मतलब साफ होना बहुत जरूरी है, गोत्र और जाति। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर सच ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो गोत्र क्या है? आसान शब्दों में ये आपकी पैतृक पहचान है, आपका वंश। ये एक सीधी लाइन है जो पिता से बेटे तक चलती है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन सप्तऋषियों से हुई थी। और जब एक महिला की शादी होती है तो वो अपने पति के वंश का हिस्सा बन जाती है और उनका गोत्र अपना लेती है। इसको ऐसे समझिए, गोत्र समझ लीजिए आपका जेनेटिक एड्रेस है, आप इसे बदल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ जाति शुरुआत में आपका प्रोफेशन या कामकाज था, और यही वजह है कि एक ही गोत्र के लोग अलग अलग प्रोफेशन में हो सकते थे। लेकिन इस सबके पीछे का साइंस क्या है? इसका जवाब छुपा है ह्यूमन जेनेटिक्स में, और खास तौर पर एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल कंपोनेंट में, वाई क्रोमोसोम। देखिए, हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर हमारी जेनेटिक स्टोरी की पूरी किताब बंद है। इस किताब में 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, और बस यहीं से गोत्र सिस्टम का साइंस शुरू होता है। इनमें से जो शुरू के 22 जोड़े हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जोड़ा है, 23वां जोड़ा, जो सबसे अलग है, और यही वो जोड़ा है जो सारा खेल बदल देता है। बहुत सिंपल है। अगर ये 23वां जोड़ा XX है तो एक फीमेल बनती है, अगर ये XY है तो एक मेल। अब X क्रोमोसोम तो माँ और बाप दोनों से आ सकता है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम है ना, वो हमेशा हमेशा सिर्फ पिता से ही आता है। और बस यहीं पर वाई क्रोमोसोम एक यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर बन जाता है। सोच के देखिए, ये सिर्फ पिता से बेटे को पास होता है, एक सीधी न टूटने वाली लाइन बनाता है। इसका मतलब गोत्र सिस्टम का पितृवंशीय होना सिर्फ एक सोशल कस्टम नहीं था, ये तो जेनेटिक ट्रैकिंग का एक ब्रिलियंट तरीका था। और ये जो जेनेटिक ट्रैकिंग है ना, ये सीधे सीधे हमें उस नियम तक ले जाती है जो सेम गोत्र में शादी को रोकता है, और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड बायोलॉजिकल रीजन है। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में एक छोटा सा एरर। हम सब में ये होते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी आम तौर पर इन्हें ठीक कर लेती है क्योंकि उसके पास एक बिल्ट इन रिपेयर सिस्टम होता है। देखिए, XX जोड़े में अगर एक X क्रोमोसोम में कोई गलती आती है तो दूसरा X क्रोमोसोम एक टेम्पलेट की तरह काम करके उसको ठीक कर देता है, सिंपल। लेकिन XY जोड़े में क्या होता है? अगर Y क्रोमोसोम में कोई एरर आ गया तो उसको रिपेयर करने के लिए दूसरा Y क्रोमोसोम तो है ही नहीं, वो अकेला है, असुरक्षित है, इसलिए वो म्यूटेशंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ये गलतियां सीधे बेटे में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो जब एक ही परिवार के अंदर शादी होती है तो इन जेनेटिक एरर्स के जमा होने और ठीक न हो पाने का चांस बढ़ जाता है।
इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। मिस्र के फिरौन तूतनखामेन, जो एक बहुत करीबी रिश्ते से पैदा हुए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी। स्पेन के हैब्सबर्ग राजवंश ने इतनी ज्यादा इनब्रीडिंग की कि उनके चेहरे की बनावट में एक खास डिफॉर्मिटी आने लगी, जिसे हैब्सबर्ग जॉ कहा जाने लगा। तो आखिर में सारी बात आकर रुकती है जेनेटिक डाइवर्सिटी पर, जो एवोल्यूशन यानी विकास के लिए बहुत जरूरी है। सेम गोत्र में शादी न करने का नियम असल में इसी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को लागू करने का एक तरीका था, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ हों। अच्छा, ये सब सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है, हम अपना गोत्र कैसे पता कर सकते हैं? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि गया जैसे तीर्थ स्थान सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं थे, बल्कि वो एक तरह के विशाल लॉन्ग टर्म डेटाबेस थे। जब परिवार वहां अनुष्ठान करते थे तो उनके वंश का रिकॉर्ड पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जाता था। सोच के देखिए, ये तो प्राचीन डेटा मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर किसी को अपना गोत्र जानना है तो कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला और आसान कदम है अपने परिवार के बड़ों से पूछना। आप अपने पैतृक गांव जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों पर पोथी नाम के फैमिली रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, या फिर अपने कुल पुरोहित से सलाह ले सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हमारी प्राचीन परंपराएं, जिन्हें हम अक्सर पुराना मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, उनमें इतने गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत छुपे हैं जिन्हें हम आज फिर से खोज रहे हैं? गोत्र प्रणाली हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना पड़ता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।